फ्रेंड्स, आज रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स को कंक्लूड करेंगे और आज के टॉपिक हमारे हैं आउट ब्रीडिंग डिवाइसेज, पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन, डबल फर्टिलाइजेशन। पॉलन outbreeding devices. Outbreeding devices are those structures or mechanism which favors cross pollination. इसको हम लोग कह सकते हैं कंट्रीवांसेज ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन। तो इसके बारे में पिछले वीडियो में भी हमने पढ़ा था, उसी को थोड़ा और एक्सटेंड कर रहे हैं। आउटब्रीडिंग डिवाइसेज में 4 पॉइंट्स डिस्कस करेंगे। फर्स्ट वन इज unsynchronized pollen release and stigma receptivity. Simply, hermaphrodite flowers. Hermaphrodite flowers are bisexual flowers, those flowers in which stamen and pistil both are present. तब क्या होगा? pollen release या एंथर का डेहिस होना, pollen का रिलीज होना या स्टिग्मा का तैयार होना टू रिसीव दोज पॉलेंस, दोनों डिफरेंट टाइम से होते हैं। एंथर अलग समय पे मैच्योर होगा, स्टिग्मा अलग समय पे मैच्योर होगा। तो इस कंडीशन को हम लोग कहते हैं अनसिंक्रोनाइज्ड पॉलन रिलीज एंड स्टिग्मा रिसेप्टिविटी। अनसिंक्रोनाइज होने की वजह से अगर पॉलन पहले प्रोटेंडरी के कंडीशन में पॉलन अगर पहले रिलीज हो रहा है तो उस फ्लावर का स्टिग्मा तैयार नहीं है उस पॉलन को रिसीव करने के लिए, या स्टिग्मा अगर पहले मैच्योर हो गया तो पॉलन अवेलेबल नहीं है, वो दूसरे फ्लावर या दूसरे प्लांट के पॉलन को ही रिसीव करेगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट है अनसिंक्रोनाइज पॉलन रिलीज एंड स्टिग्मा रिसेप्टिविटी। सेकेंड कंडीशन विच फेवर्स क्रॉस पॉलिनेशन इज इन बाइसेक्सुअल फ्लावर्स, hermaphrodite फ्लावर्स, इज दैट कि द पोजिशन ऑफ एंथर एंड स्टिग्मा आर सच दैट कि अगर एंथर से पॉलन रिलीज हो भी रहा है तो दोज पॉलेंस आर नॉट एबल टू रिसीव टू रीच द सेम स्टिग्मा। तो दोनों के पोजीशन ऐसे है या इनके बीच में कोई बैरियर्स है जिसकी वजह से सेल्फ पॉलिनेशन सेल्फ स्टिग्मा तक नहीं आ पा रहा है। द थर्ड वन इज जेनेटिक मैकेनिज्म। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, जेनेटिक मैकेनिज्म है सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। जेनेटिक मैकेनिज्म जो सेल्फ पॉलन के सिलेक्शन को ही प्रिवेंट करता है, सिलेक्ट नहीं होने देता। ये डिफरेंट प्लांट्स के पॉलन को ही रिसीव करेगा, सिलेक्ट करेगा। इस कंडीशन को कहते हैं सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी, मीन्स सेल्फ पॉलेंस आर नॉट वायबल टू जर्मिनेट ओवर द सेल्फ स्टिग्मा। अगर पॉलन जर्मिनेट हो भी जाए तो द पॉलन ट्यूब्स डजंट ग्रो, और ग्रो हो भी रहे हो तो वो स्टिग्मा से आगे निकल के स्टाइल में समवेयर गेट डीजनरेटेड। तीनों कंडीशन है। पहला ये प्रिवेंट करता है पॉलन जर्मिनेशन को। इन केस जर्मिनेशन हो रहा है तो सिलेक्शन ऑफ पॉलन ट्यूब इज रेस्ट्रिक्टेड। अगर पॉलन ट्यूब भी थोड़ा ग्रो कर रहा है तो दैट कैन नॉट रीच अप टू द एम्ब्रियो सैक, बीच में ही डीजनरेट हो जाएगा। द फोर्थ कंडीशन इज प्रोडक्शन ऑफ यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स। यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स प्रोड्यूस होंगे, दो केस हो सकता है कि एक ही प्लांट में यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स मौजूद हो, स्टेबलेट फ्लावर भी है, पिस्टिलेट फ्लावर भी है। वह केस हम देख रहे हैं कुकुरबिट्स में, कोकोनट्स में, कास्टर में, मेज में। इस केस में ये जो डिवाइसेज हैं ये ऑटोगैमी को तो प्रिवेंट करते हैं बट दे फेल टू प्रिवेंट गेटोनोगैमी। गेटोनोगैमी को नहीं रोक पाएंगे, केवल ऑटोगैमी को प्रिवेंट करेंगे। तो फाइनल कंडीशन which assures cross pollination is production of dioecious plants. Dioecious plants are those plants in which staminate flowers grow over different plants and pistillate flowers grow over different plants. तो such examples are papaya, date palm. पपाया में मेल प्लांट अलग होता है, फीमेल प्लांट अलग होता है, और यही कारण है कि सारे पपाया में फ्रूट्स, पपाया प्लांट्स में फ्रूट्स नहीं दिखते हैं, कुछ ही में फ्रूट्स दिखते हैं। एंड रीजन इज जब फीमेल प्लांट है उसी में फ्रूट होंगे, उसके पास ओवरी है, ग्रो करेगा, फ्रूट होगा। जो मेल प्लांट्स है उसमें फ्रूट्स नहीं होते हैं। सेम केसेज ऑफ डेट पाम। तो डायोसी इज द कंडीशन विच प्रिवेंट्स बोथ ऑटोगैमी एंड गेटोनोगैमी, दोनों को प्रिवेंट करेगा एंड फेवर्स
favors outbreeding or cross pollination. The next topic is pollen pistil interaction. When pollens reach over the stigma, up stigma are exposed and the stigma receives too many pollens, different pollens, pollens of different species, even different species के pollens भी आ रहे हैं. तो अब pollen को select होना है by the stigma. किसको सिलेक्ट करेगा? राइट टाइप ऑफ पॉलन, एंड राइट टाइप ऑफ पॉलन इज कॉल्ड कंपैटिबल पॉलन. तो ओनली कंपैटिबल पॉलन्स आर सिलेक्टेड एंड दीज पॉलन्स आर अलाउड टू जर्मिनेट. दे आर फेवर्ड, दे आर सपोर्ट, दे आर हेल्प टू ग्रो देयर पॉलन ट्यूब्स एंड पॉलन ट्यूब्स आर सपोर्टेड टू रीच अप टू द एम्ब्रियो सैक. अब ये सारे इवेंट्स आफ्टर द लैंडिंग ऑफ पॉलन ओवर द स्टिग्मा and pollen tube germination and the reaching of pollen tube into the embryo sac and delivering there the male gametes, all these events, सारे के सारे events together known as pollen pistil interaction. हम कर सकते हैं, इसको simply define कर सकते हैं, all the events right from deposition of pollens over the stigma to the entry of male gametes into the embryo sac is together known as pollen pistil interaction. दो कीवर्ड्स हमने ले रखा है इसमें. वन इज डायनेमिक प्रोसेस, द अदर इज केमिकल डायलॉग. डायनेमिक प्रोसेस हमने इसलिए बोला कि आफ्टर रिकॉग्निशन ऑफ पॉलन ग्रेन्स बाय द स्टिग्मा टू द एंट्री ऑफ मेल गैमेट्स इनटू द एम्ब्रियो सैक कंटिन्यूअस प्रोसेस है. इस कंटिन्यूटी की वजह से हमने कहा, ये कहा जाता है डायनेमिक प्रोसेस. ये डायनेमिक प्रोसेस है. और पहचान कैसे होगी, कैसे स्टिग्मा पहचानेगा कि दिस वन इज राइट टाइप ऑफ पॉलन, दिस वन इज रॉन्ग टाइप ऑफ पॉलन, दिस पॉलन इज कंपैटिबल, दिस पॉलन्स आर नॉन कंपैटिबल, इनकंपैटिबल. ये पहचान कैसे होगी? तो दे आर सर्टेन केमिकल कंपोनेंट्स ओवर द राइट टाइप ऑफ पॉलन and there are certain chemical components in the stigma. These chemical components recognize each other and such type of communication is called chemical dialogue. The pollen pistil interaction is a vital event, thereby compatible pollens are selected by the stigma. A pollen tube reach into the embryo sac. The reaching of pollen tube, the traveling of pollen tube and reaching into the stigma is guided by filiform apparatus. पिछले टॉपिक में हमने पढ़ा था कि filiform apparatus केमोटैक्सिस के द्वारा pollen tube को गाइड करता है और pollen tube filiform apparatus होते हुए एक apparatus के synergids में एंटर करता है और synergids के थ्रू अपने दोनों मेल गैमेट्स को वह एम्ब्रियो सैक में रिलीज करता है. वन मेल गैमेट फ्यूजेस विद egg of the egg apparatus and the other male gamete fuses with the polar nuclei. ये जो घटनाएं घट रही है, these are known as double fertilization. Double fertilization has two major events, syngamy and triple fusion. Syngamy and triple fusion. Syngamy, the fusion of one male gamete to the nucleus of egg is called syngamy and the product of syngamy is zygote, diploid zygote. The other male gamete fuses, haploid male gamete fuses with polar nuclei which are diploid and thereby a triploid structure is formed and that triploid structure is called PEN, primary endosperm nucleus. PEN further will develop into endosperm and the zygote will develop into embryo. तो यहाँ से फ्यूचर एम्ब्रियो और उस एम्ब्रियो के न्यूट्रिएंट्स डेवलप हो रहा है. इसको थोड़ा सा और एक्सपेंड करते हैं. This one is embryo sac. This one is egg apparatus, filiform apparatus, ovule,
pollen tube is coming through micropyle. Pollen tube reach into synergids, delivers male gametes. One male gamete reaches to egg and other male gamete to the polar nuclei or secondary nucleus. Egg, male gamete, both fuses, zygote is formed. This is called syngamy. Zygote is diploid. This one is haploid. Egg is haploid. Polar nuclei, diploid 2n. The second male gamete, haploid, structure is pen. That is 3n, triploid. So these two events, this is called triple fusion. Syngamy plus triple fusion together known as double fertilization. And the double fertilization is specific to angiosperms. In the next topic, we will study the post-fertilization events and structures. In the post-fertilization events, the development of embryo occurs, that is called embryogenesis or embryogeny. The development of endosperm occurs. Friends, the pen, this pen, primary endosperm nucleus undergoes free nuclear division. Free nuclear division. Thereby many nuclei are produced. Later on, cytokinesis occurs and cytoplasm is attributed to each nucleus and thereby formation of primary endosperm cell is accomplished. The first endosperm is in the liquid form, free nuclear division, और फ्री न्यूक्लियर डिवीजन से मल्टीपल न्यूक्लियाई बनते हैं. और एग्जाम्पल में हम इसको ले सकते हैं टेंडर कोकोनट वाटर. टेंडर कोकोनट वाटर, जो नारियल का पानी आप पीते हैं, दैट इज पेन. एंड द कर्नल which we used to eat is the cellular endosperm. अब यह एंडोस्पर्म प्रोवाइड्स न्यूट्रिशन टू द डेवलपिंग एम्ब्रियो, और एम्ब्रियो के डेवलपमेंट के क्रम में बोथ पॉसिबिलिटीज आर देयर कि सारा एंडोस्पर्म कंज्यूम हो जाए या एंडोस्पर्म कुछ बचा रह जाए. तो दोनों कंडीशन हम लोग देखेंगे. टाइप्स ऑफ सीड में देखेंगे नॉन एंडोस्पर्मिक सीड्स, एंडोस्पर्मिक सीड्स. नेक्स्ट इवेंट ऑफ post fertilization is embryogenesis. The zygote, diploid zygote, undergoes several stages of development and finally achieve the mature embryo. The mature embryo has two cotyledons, plumule, degenerating suspensor, degenerating haustorium. The intermediate stages are pro-embryonic stages, two-celled, a small apical cell, large basal cell, globular stage of embryo, and heart-shaped stage of embryo. Embryogenesis, the unicellular zygote divide mitotically into two-cell stage. पहला दो सेल, एक बड़ा सा दिख रहा है, एक छोटा दिख रहा है. जब बड़ा सेल इसको बेसल सेल कहते हैं, लार्जर सेल इज बेसल, छोटा वाला एपिकल सेल है. बेसल सेल में ट्रांसवर्स डिविजन्स होंगे, माइटोटिक डिविजन्स, एंड कंडीशन विल कम जिसमें ये 6 से 10 सेल के बने होंगे. दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड सस्पेंसर. सस्पेंसर का जो पहला सेल है टुवर्ड्स द माइक्रोपाइलर एंड, इसको कहते हैं हॉस्टोरियम,
और इसका लास्ट सेल टुवर्ड्स द शिलाजल एंड है, वह सेल कहलाता है हाइपोफाइसिस। दो स्ट्रक्चर हमें मिल गया यहाँ पे, हस्टोरियम एंड हाइपोफाइसिस। हाइपोफाइसिस डेवलप करेगा रेडिकल में, और रेडिकल का फंक्शन आपको पता ही है। एपिकल सेल में पहला डिवीजन वर्टिकल डिवीजन होगा, सेकेंड डिवीजन ट्रांसवर्स डिवीजन होगा। वो एक वर्टिकल डिवीजन, एक ट्रांसवर्स डिवीजन, दो डिवीजन से 4 सेल स्टेज आता है, दैट इज कॉल्ड क्वाड्रेट स्टेज। फिर से एक ट्रांसवर्स डिवीजन होगा, 8 सेल का स्टेज आएगा, दैट इज कॉल्ड ऑक्टेट स्टेज। अब इस 8 सेल में एपेक्स पे जो 4 सेल्स है, दोज डेवलप्स इनटू प्लूम्यूल, और प्लूम्यूल फ्यूचर सूट है, एंड रेस्ट 4 सेल्स डेवलप्स इनटू हाइपोकोटाइल। क्लियर? अब देखिए एक रिप्रेजेंटेशन देखते हैं डाइकोटिलेडनस एम्ब्रियो का। एम्ब्रियो के 2 स्ट्रक्चर्स खास इंपॉर्टेंट है हमारे, एक तो है एम्ब्रियोनल एक्सिस और दूसरा कॉटिलेडन्स। कॉटिलेडन्स आर लेडन विथ रिजर्व फूड मटेरियल, जो फ्यूचर सीडलिंग के डेवलपमेंट में, प्लांट्स के डेवलपमेंट में हेल्प करता है, और ये कंज्यूम होता है, तब तक कंज्यूम होगा जब तक कि प्लांट खुद फोटोसिंथेसिस करने लायक नहीं बन जाता है। एम्ब्रियोनल एक्सिस का वह हिस्सा जहां पे कॉटिलेडन जुड़ा हुआ है, जंक्शन हो गया, इस जंक्शन के ऊपर का हिस्सा एक्सिस का एपिकोटाइल कहलाता है, एंड एपिकोटाइल प्रोड्यूसेस फ्यूचर सूट प्लूम्यूल। कॉटिलेडनस जंक्शन के नीचे का हिस्सा हाइपोकोटाइल कहलाता है, और हाइपोकोटाइल डेवलप्स इनटू, आगे जाके ये देगा रेडिकल, रेडिकल्स डेवलप्स इनटू रूट्स, और रेडिकल रूट्स के नीचे रूट कैप भी डेवलप होता है, दैट इज कॉल्ड कैलिप्ट्रा। अब आगे देखेंगे, अगले टॉपिक को देखते हैं। स्ट्रक्चर को देखते हैं एम्ब्रियो के दोनों केस में, डाइकोट के केस में और मोनोकोट के केस में। डेवलपमेंट के स्टेजेस दोनों में प्राइमरली सिमिलर होते हैं, थोड़ा सा डिफरेंस आएगा मैच्योर एम्ब्रियो के स्ट्रक्चर में। और मैच्योर एम्ब्रियो का डिफरेंसेस को देखते हैं। डाइकोट का टिपिकल हमने स्ट्रक्चर लिया है, एक तो एम्ब्रियोनल एक्सिस है, दूसरे 2 कॉटिलेडन्स है। पोजीशन ऑफ प्लूम्यूल हाइपोकोटाइल, हाइपोकोटाइल से रेडिकल, रेडिकल इज कवर्ड विथ रूट कैप। सिंपल सा स्ट्रक्चर है। मोनोकोट के केस में ग्रास फैमिली में हम देख रहे हैं कि देयर इज ओनली 1 कॉटिलेडन, दैट इज कॉल्ड एस्कुटेलम। अब ये जो पोजीशन है एम्ब्रियोनल एक्सिस का है, एम्ब्रियोनल एक्सिस और एम्ब्रियोनल एक्सिस के लैटरल कॉटिलेडन है, दिस इज कॉल्ड एस्कुटेलम। एम्ब्रियोनल एक्सिस में देख रहे हैं जंक्शन, जंक्शन के ऊपर का हिस्सा एपिकोटाइल, नीचे का हिस्सा हाइपोकोटाइल। एपिकोटाइल सूट एपेक्स में डेवलप करेगा, सूट एपेक्स एलोंग विद अनडिफरेंशिएटेड लीफ सीथ हमें दिखाई दे रहा है, एंड ये अनडिफरेंशिएटेड सीथ को हम कहते हैं कॉलियोप्टाइल। कॉलियोप्टाइल के नीचे सूट एपेक्स है। एम्ब्रियोनल एक्सिस के नीचे देखते हैं रेडिकल है, और रेडिकल एक फोलियोलर हॉलो फोलियर स्ट्रक्चर से कवर्ड है, दैट इज कॉल्ड रूट कैप, दैट इज कॉल्ड कोलियोराइजा। रेडिकल और रूट कैप फोलियर स्ट्रक्चर से कवर्ड है, दैट इज कॉल्ड कोलियोराइजा। तो 2-3 स्ट्रक्चर्स हमें अलग दिख रहे हैं, कोलियोराइजा विच कवर्स द रूट, रेडिकल और रूट कैप, कोलियोप्टाइल विच कवर्स सूट एपेक्स एंड लीफ प्राइमोर्डिया, एंड एस्कुटेलम, lateral escutelum. In the post-fertilization, as we have seen, zygote develops into embryo, पेन into endosperm, तो ovules develops into seeds, और seeds are vital link between 2 generations of angiosperms. पहली पीढ़ी, दूसरी पीढ़ी सीड से ये स्टार्ट होगी। तो वाइटल लिंक है। सीड का सीड कोट होता है, आउटर कवरिंग प्रोटेक्टिव होता है, एंड सीड कोट टेस्टा टेगमेन 2 सीड कोट है। टेस्टा पे एक माइन्यूट पोर दिखता है, दैट इज कॉल्ड माइक्रोपाइल। माइक्रोपाइल फैसिलेट्स एंट्री ऑफ ऑक्सीजन इनटू द सीड्स, एंट्री ऑफ वाटर एट द टाइम ऑफ जर्मिनेशन। कॉटिलेडन्स आर फिल्ड विथ न्यूट्रिएंट मटेरियल, और ये न्यूट्रिएंट मटेरियल जब तक सीडलिंग फोटोसिंथेसिस के एबल नहीं हो जाता तब तक ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता रहता है। और दूसरा पार्ट एम्ब्रियोनल एक्सिस है,
सीड्स में अगर एंडोस्पर्म सारे के सारे कंज्यूम्ड हो गए हैं ड्यू टू डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो, तो उस सीड्स को हम लोग कहते हैं नॉन एल्बुमिनस सीड्स और नॉन एंडोस्पर्मिक सीड्स। एग्जाम्पल पी, ग्राउंडनट। और दूसरा कंडीशन जहां पे एंडोस्पर्म बचा हुआ है, परसिस्ट कर रहा है, वह कंडीशन सीड का, वैसे सीड्स को हम लोग कहते हैं एल्ब्यूमिनस सीड्स। एग्जाम्पल व्हीट, मेज, बार्ली, कास्टर, सनफ्लावर। कुछ फ्रूट्स ऐसे होते हैं जिसमें मेनी सीड्स, बहुत सारे सीड्स होते हैं, थाउजेंड्स ऑफ सीड्स होते हैं। ऑर्किड फ्रूट्स, ओरोबैंकी एस्ट्रिगा, ये सब एग्जाम्पल्स हैं ऐसे फ्रूट्स के जिसमें बहुत ज़्यादा सीड्स होते हैं। और एक बड़ा इंपॉर्टेंट है पेरीस्पर्म, टर्म जो है पेरीस्पर्म। कुछ जगह हम देखते हैं कि न्यूसेलस परसिस्ट करता है सीड्स में, तो वह कंडीशन ब्लैक पीपर का है जिसमें पेरिस, उस कंडीशन को हम लोग परसिस्टेंट न्यूसेलस को हम लोग पेरीस्पर्म कहते हैं। द परसिस्टेंट न्यूसेलस इज कॉल्ड पेरीस्पर्म। एग्जाम्पल इज ब्लैक पीपर। अब सीड्स का यूज़ हमारे डेली लाइफ में सबसे ज़्यादा है। हमारा मेन स्टफ ऑफ फूड सीड्स ही है। द ग्रेन्स आर सीड्स, द पल्सेज आर सीड्स, जो हमारे किचन में है और हमें स्टोर करना पड़ता है, एग्रीकल्चर के लिए भी स्टोर करना पड़ता है। तो स्टोरेज इज ओनली पॉसिबल व्हेन द सीड्स आर एट डोरमेंट स्टेज। डोरमेंसी इंपॉर्टेंट हो गया, और डोरमेंसी के लिए वाइटल है कि मॉइस्चर कंटेंट मिनिमम होना चाहिए। 10 to 5% की बात होती है कि मॉइस्चर कंटेंट चाहिए, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ मिनिमाइज हो जाता है। और ऐसे सीड्स को हम लोग कहते हैं डोरमेंट सीड्स, जहाँ पे मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ मिनिमाइज्ड है, मॉइस्चर कंटेंट मिनिमाइज्ड है। एंड व्हेन फेवरेबल कंडीशंस अराइव, द सीड्स absorb moisture through micropyle. They intake oxygen, increase the intake of oxygen and enhance the metabolic activity, thereby they get germinated. तो इस बीज की स्थिति जो हम लोग सीड्स एज ए फूड स्टफ इस्तेमाल कर रहे हैं, ऑल आर डोरमेंट सीड्स विच आर प्रेजेंट इन आवर किचन। सीड्स ना होते तो जरा इमेजिन कीजिए व्हाट वुड बी द इफेक्ट ऑन एग्रीकल्चर। आवर कंट्री इज मेनली बेस्ड ऑन एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चरल कंट्री है हमारी, और सीड्स ना होते तो क्या हमारे किसान खेती कर पाते? डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है। तो डोरमेंसी हेल्प कर रहा है और सीड्स उसके लिए इम्पोर्टेंट है। सीड हमारे फूड स्टफ है। सीड्स प्लांट्स के डिस्पर्सल में हेल्प करते एक मेकानिज्म है विच हेल्प द प्लांट्स टू कॉलोनाइज द न्यू एरिया। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के प्रोडक्ट्स है सीड्स, तो सीड्स प्रोड्यूस जेनेटिक वेरिएबिलिटी। तो ऑल दीज आर इम्पोर्टेंस ऑफ सीड्स। सीड्स हम स्टोर करते हैं, तो कैसे सीड्स को स्टोर कर सकते हैं? कितना लंबा सीड सरवाइव कर सकता है डोरमेंट स्टेज में, ये भी इम्पोर्टेंट है। तो वायबिलिटी ऑफ सीड्स, कुछ सीड्स फ्यू मंथ्स सरवाइव करते हैं, कुछ फ्यू ईयर्स करते हैं, लेकिन कुछ स्पेशल केस में हमारे पास एग्जाम्पल्स हैं। वन इज ल्यूपाइन, द बायोलॉजिकल नेम ल्यूपिनस एरेक्टिकस। ये सीड हमें मिला था आर्टिक टुंड्रा से, और इसकी वायबिलिटी पाई गई थी 10,000 साल, 10,000 ईयर्स। है ना सरप्राइजिंग? द सेम केस इज देयर ऑफ अ सीड ऑफ डेट पाम, फिनिक्स डैक्टाइलिफेरा, विच वाज एक्सकैविएट। डेड सी के पास किंग हेरोड्स प्लेस से निकला था, एक्सकैवेशन हुआ था, और इसकी वायबिलिटी पाई गई थी 2000 ईयर्स। तो ये दोनों एग्जाम्पल्स बड़े इंपॉर्टेंट है, ल्यूपाइन सीड्स एंड फिनिक्स डैक्टाइलिफेरा के सीड्स। फ्रेंड्स, द पार्ट ऑफ फ्लावर ओवरी व्हेन मैच्योर्स इट फॉर्म्स फ्रूट्स। और फ्रूट्स का भी इंपॉर्टेंस हम अपने डेली की रूटीन में देखते ही है कि फ्रूट्स आर एसेंशियल सोर्स ऑफ मिनरल्स एंड विटामिन्स। तो फ्रूट्स को दो कैटेगरी में लेते हैं, दो तरह के फ्रूट हम अपने किचन में भी देखते हैं। वन इज फ्लेसी, द अदर इज ड्राई फ्रूट। ड्राई फ्रूट्स एग्जाम्पल इज मस्टर्ड, कोकोनट। फ्लेसी, गुआवा, ऑरेंज, मैंगो। फ्रूट्स व्हेन ओनली डेवलप्स फ्रॉम ओवरी, जब फ्रूट केवल ओवरी से बना है, सच फ्रूट्स आर कॉल्ड ट्रू फ्रूट्स। पी, व्हीट, मेज, गुआवा, ऑरेंज, मैंगो। बट देयर आर सम अदर फ्रूट्स in which the development of fruits involves other parts of flowers besides ovary.
ओवरी तो है ही, दूसरे पार्ट ऑफ फ्लावर्स भी इन्वॉल्व हो रहे हैं। एप्पल में हम लोग थैलेमस खाते हैं। तो ऐसे एग्जाम्पल्स हमारे आते हैं फॉल्स फ्रूट के अंदर। 3 एग्जाम्पल यहाँ ले रहे हैं, एप्पल, स्ट्रॉबेरी एंड कैशियो। एप्पल, स्ट्रॉबेरी एंड कैशियो। Certain other fruits are also there which are called parthenocarpic fruits. Parthenocarpic fruits. The fruits which develop without fertilization. The fruits which develop without fertilizations are called parthenocarpic fruits. They are seedless fruits. और सबसे अच्छा एग्जाम्पल हमारे पास बनाना, ऑरेंज भी आ रहे हैं। सब स्पेशल मैकेनिज्म ऑफ रिप्रोडक्शन को देखते हैं, बिल्कुल स्पेशल है, और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है एपोमिक्सिस। एपोमिक्सिस इज अ टाइप ऑफ asexual reproduction which mimics sexual reproduction because here seeds are formed without fertilization. सीड्स बिना फर्टिलाइजेशन के बनते हैं, और इस स्पेशल मैकेनिज्म को हम लोग कहते हैं एपोमिक्सिस। तो एपोमिक्सिस इज a sexual reproduction which mimics sexual reproduction in which seeds are produced without fertilization. कैसे बनेगा सीड्स बिना फर्टिलाइजेशन का, कैसे बनेगा? तो सिंपल सा है कि अगर डिप्लॉयड एग प्रोड्यूस हो विदाउट रिडक्शन डिवीजन, विदाउट मियोसिस, डिप्लॉयड एग्स प्रोड्यूस हो रहे हैं ओवरी के अंदर, और ये एग्स एम्ब्रियो में डेवलप कर जाए, तो ऐसे एम्ब्रियो सीड बनाएंगे, और यहाँ पे फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ। सेकेंड, सम सेल्स ऑफ न्यूसेलस में डेवलप इनटू एम्ब्रियो, ये भी कंडीशन होता है। सिट्रस फ्रूट्स और मैंगो के केस में ये कॉमन पाया जा रहा है। एपोमिक्सिस का इंपॉर्टेंस क्या है फ्रेंड्स? इस टेक्नोलॉजी के युग में हम देख रहे हैं कि द डिमांड ऑफ फ्रूट्स, द डिमांड ऑफ वेजिटेबल्स इज इंक्रीज मिलियन फोल्ड्स। अब कहाँ से आएगा ये सब कुछ? तो डिफरेंट मैकेनिज्म हम लोग डेवलप कर रहे हैं। उसमें एक हाइब्रिडाइजेशन मैकेनिज्म है जिसके द्वारा हम लोग हाइब्रिड वेजिटेबल्स और हाइब्रिड फ्रूट्स बना रहे हैं। लेकिन इसकी डिमेरिट्स क्या है कि जब हम इसकी खेती करते हैं हाइब्रिड सीड्स की, हाइब्रिड वेजिटेबल्स की, तो पेरेंटल कम्बिनेशंस जो है सेग्रीगेट कर जाते हैं। तो ये सीड्स बनाना, हाइब्रिड सीड्स, हाइब्रिड फ्रूट्स, हाइब्रिड प्लांट्स को प्रोड्यूस करना एक कॉस्टली काम है जो हमारे किसानों के लिए बड़ा कंफर्टेबल नहीं है, कन्वीनियंट नहीं है। तो वहाँ पे एपोमिक्टिक सीड्स हमारे साइंटिस्ट डेवलप करते हैं, और ये एपोमिक्टिक सीड्स हमारी डिमांड को फुलफिल करने में सक्षम है। मैंगो और सिट्रस फ्रूट के केस में हम देखते हैं कि जब एक सीड में एक से ज़्यादा एम्ब्रियो आ जाए, a seed having more than one embryo, this condition is called polyembryony. This one is apomixis. Apomixis से प्रोड्यूस हो सकते हैं ऐसे सीड्स which have more than one embryo, and this condition is called polyembryony. Polyembryony कैसे पॉसिबल है? अगर हम ओव्यूल के स्ट्रक्चर्स को देखें तो न्यूसेलस के सेल्स, इंटेगुमेंट के सेल्स, सिनर्जिड्स के सेल्स, ये सारे सेल्स अगर एम्ब्रियो में डेवलप कर जाए, या एक से ज़्यादा एम्ब्रियो का फॉर्मेशन एम्ब्रियो सैक में हो जाए, या एक से ज़्यादा एक एम्ब्रियो सैक के अंदर डेवलप हो जाए, ऑल दिस कंडीशंस लीड्स टू पॉलीएम्ब्रियोनी। तो फ्रेंड्स, इसके बाद इस पूरे चैप्टर को ही क्लोज कर रहे हैं, और उम्मीद है ये आपके काम का है, सारी इन्फॉर्मेशंस आपके लिए यूज़फुल है। ये वीडियो भी आपको पसंद आएगा। आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच। हैव अ गुड डे, हैव अ रेनी डे।